कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा फिलहाल हमारे साथ हैं। बत्रा साहब, आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कई गंभीर सवाल उठाए, खासतौर से ईडी को लेकर। देखिए, ऐसा है दांगी साहब, मेरे पास गृह का विभाग भी मेरे पास रहा है, मैं पेशे से वकील भी हूँ। इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है 4 ही इंडिपेंडेंट एजेंसीज अब तक हुई हैं। CBI, ED, इलेक्शन कमीशन एंड जुडिशरी, जिनको आम डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर लोग एक इंडिपेंडेंट एजेंसी मानते हैं, जिसके ऊपर ना भारत सरकार का ना प्रदेश का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जिस तरह से ये ED का इस्तेमाल, अब आप ये देखो कि चुनाव को आज तारीख हो गई 17 नवंबर को चुनाव है और वहाँ के मुख्यमंत्री को एक ताज़ा नोटिस 508 करोड़ का दे दिया। मैं ये कहता हूँ बड़ी अचरज की बात है, इलेक्शन को मात्र 1 हफ्ता 10 दिन रहता है राजस्थान के चुनाव को, और उसके लड़के को ED ने अपने कार्यालय में बिठा रखा है। लेकिन सरकार तो कहती है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नहीं, मैं ये कहता हूँ, मेरी एक बात को समझिए, ये शब्द तो अच्छा है और ये शब्द आएगा उल्टा इनके सर पे। जो रोज़ कहते हैं ना कि जेल तैयार हो रही है और जेलों की सफाई हो रही है, ये अपने लिए करवा रहे हैं। ये कौन करवा रहा अपने? ये अपने लिए रोज़ बयान नहीं देखते, कभी खट्टर साहब बयान दे देते हैं, कभी अनिल विज जी बयान दे देते हैं। मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सोनीपत में एक रैली की थी, और उस रैली के अंदर उन्होंने कहा था कुछ लोग जेल में चले गए हैं। उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला और उनको सज़ा हुई थी। कुछ लोग जेल में चले गए हैं और कुछ लोग जेल में जाने की तैयारी में हैं। उनका मतलब निशाना सीधा कांग्रेस के लीडरों पे था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जैसी करनी अब इन्हीं के साथ होनी है। ये जेल तैयार अपने लिए करवा रहे हैं, ये खुद जाएंगे। जिस तरह से भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया है, ये तो यूज एंड थ्रो करते हैं। रामविलास शर्मा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर। पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो कांग्रेस भी बदलती रहती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये अपने हिसाब से बदलाव कर रहे हैं। साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये फिर हमारे पर तो हमला ना करें कि कांग्रेस का संगठन नहीं बना, कांग्रेस का ये हो रहा है। मैं ये कहता हूँ, अब ओम प्रकाश धनखड़ 3 सालों से आपके सामने पन्ना प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, रेडी प्रमुख, फड़ी प्रमुख, वो बेचारा काम कर थक गया। 3 साल तक काम किया, जब फल खाने का टाइम उसको नज़र आया तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। है कहीं वो? क्या बनाया जी उनको? नाम तो बड़ा, ऑल इंडिया सेक्रेटरी क्या होता है? कुछ भी नहीं। 0 = 0। आप भी तो रहे हैं, प्रदेश के सेक्रेटरी होते थे आप भी। प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। सेक्रेटरी की पोस्ट तो मुझे आज भी कोई दे दे, मैं कभी भी ना लूँ। ये तो कोई संगठन में कोई पद ही नहीं है। एक प्रदेश का अध्यक्ष, उसकी तो अहमियत कम से कम जनरल सेक्रेटरी की होनी चाहिए नेशनल लेवल पे। चलिए, ये तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। खैर, मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिसके इलेक्शन को एक मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, आप उसको 508 करोड़ का नोटिस दे रहे हो, उसके मन पे क्या बीतती होगी? वो चुनाव लड़ेगा, पहले तुम्हारी उलझनों का, तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। आपका कहने का भाव यही है कि एक भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, और जब और कुछ नहीं मिलता तो कह देते हैं, बड़े बड़े लीडरों का नाम भी ले लेते हैं, राहुल जी का भी नाम ले देते हैं, दामाद जी का भी नाम ले लेते हैं। ये टेरराइज करके, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। ये नॉर्मल परिप्रेक्ष्य में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज भय का वातावरण है, ये डिमोरलाइज करके लोगों को डराना चाहते हैं।
लोगों को टेरराइज करना क्या चाहते लगता है लोगों को डरा कर 5 राज्यों को जीतने की व्यूहरचना की गई, ऐसा आप कहते हैं क्या? हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि ये लोगों को डरा के, ताकि कम वोटिंग हो और इनको उसका लाभ मिले, और डर के भय के साए में लोग हमें वोट दे, ये फ्रस्ट्रेशन है। आप देख लेना, ये राजस्थान भी हारेंगे, ये छत्तीसगढ़ भी हारेंगे, ये मध्य प्रदेश भी हारेंगे, और ये वहाँ अपना क्या नाम है आपका कहाँ चुनाव है, तेलंगाना में, वहाँ भी हारेंगे। देख, हरियाणा को लेकर क्या मानते हैं आप? 2024 का ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। विधानसभा के चुनाव के अंदर मैं ये मानता हूँ, मैं अगर हद एक्सट्रीम पे ले जाऊँ तो इनकी 20 सीटें बताता हूँ, अदरवाइज वो डबल डिजिट भी पार नहीं करेंगे। बाकी सीटें किसकी आएंगी फिर? बाकी सीटें सारी कांग्रेस की। लेकिन अनिल विज साहब तो कहते हैं कि जेल साफ सफाई करवा दी गई है, जेल में जाने वाले हैं आपके हुड्डा साहब। ये तो 9 सालों से कहने लग रहे हैं, ये जेलें अपने लिए तैयार कर रहे हैं, इंक्वायरियाँ इनके खिलाफ बैठेंगी। हम लोग होंगे आवाज़ उठाने वाले कि थाने के थाने बेच गए, 300 की प्रॉपर्टी इन्होंने, जिसका आज तक नामो निशान भी नहीं है। कितने स्कैम निकाल लो इनके, ये तो ये जाएंगे, अपने लिए जेलें तैयार कर रहे हैं। अच्छी बात है। आप अक्सर हमलावर नजर आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कई इश्यूज़ के ऊपर, अब सॉफ्ट कॉर्नर है कुछ, कोई खास बात, खास वजह कोई? मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हमलावर कभी नहीं हुआ। मैं उनको, जब वो मेरी बात नहीं सुनते तो मैं थ्रू मीडिया अपनी फीलिंग उनको कन्वे करता हूँ, एक बात। और मेरी फीलिंग यही रही है कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी तो मौजूदा सरकार बुरी तरह से परास्त होगी। आपने एक वर्ड यूज़ किया अगर, कि अगर एकजुट होगी, लेकिन वो अगर क्यों यूज़ करना पड़ रहा है? लेकिन अगर इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है कि जब आदमी लंबे अरसे तक चीफ मिनिस्टर रह जाए तो उसके फिर चारों तरफ जो लोग होते हैं वो उनको अच्छी सलाह नहीं देते। मैं उसका वेल विशर हूँ, मैं उनको नेक सलाह, जब मुझे दिखता है कि मेरे से 1 to 1 नहीं लेना चाहता, या उसके जो चारों तरफ बैठे हुए लोग उसको गुमराह करते हैं, मिसफीड करते हैं, तो मैं समझता हूँ मीडिया प्रजातंत्र में एक ऐसा माध्यम है, चाहे मेरा नुकसान हो जाए लेकिन मैं अपनी बात उनको कन्वे करता हूँ। उनको मैं कहता हूँ कि सभी को साथ लेके चलो, शैलजा को भी लो, रणदीप को भी लो, किरण को भी लो, सभी को लो, मेरे को भी लो ना, मैं तो उसकी जड़ में बैठा हूँ, मैं तो उसका पुराना मित्र हूँ। चलिए, इससे अलग एक सवाल है कि 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, पूरे हो गए हैं लगभग 9 साल। कैसे देखते हैं 9 साल में हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है? हरियाणा जो एक खुशहाल प्रदेश था, हरियाणा का नाम जो पूरे देश के अंदर हरित क्रांति के नाम से लिया जाता था, हरियाणा जो एक ग्लोबल इसकी फेस वैल्यू थी, आज इसको ग्रैंड लगा दिया इस मौजूदा बीजेपी सरकार ने। आप तो मुख्यमंत्री जी की बड़ी तारीफ करते थे कभी। मुख्यमंत्री जी की तारीफ, पता नहीं भ्रष्टाचार, अगर मुख्यमंत्री ईमानदार है तो भ्रष्टाचार क्यों है? अगर मुख्यमंत्री दयानतदार है तो फिर ये सिस्टम ठीक क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है, मैं ये कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, ठोक बजा के कहता हूँ, मैं आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का कि हमारे समाज के आदमी को हमने संघर्ष किया, हमने लड़ाई लड़ी कि पंजाबी समाज के आदमी को भी एक मौका मिलना चाहिए, मौका मिला। और मेरी अंदर से आज भी इच्छा है कि कम से कम जो हमारा पंजाबी समाज का बैकलॉग है, जो हम बिल्कुल पिछड़ गए हैं रिक्रूटमेंट के मामले में, उसको तो फिल करें। लेकिन जब मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो मैं कहता हूँ कि इनकी पॉलिटिकल स्किल ही नहीं है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने इनका अमित शाह जी की रैली के ऊपर इनकी बात, इनका संवाद सुना है, और रोहतक में एक मेयर को बेइज्जत करना, सुनो, वो 2 MLOं की स्ट्रेंथ का एक मेयर होता है। मेयर को ही शिकायत नहीं है तो आप लोग कहें को? अगर मान लो 1 मिनट के लिए मेयर के अंदर आत्मा नहीं जाग रही, वो खुद कहता है, जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, मैं अफसोस करने गया था, तो कहने लगे बत्रा साहब, लोग कहते हैं
एक शेर के घर में गीदड़ पैदा हो गया। वो खुद अपने आप को गीदड़ कहता है। क्यों बने गीदड़? स्वाभिमानी बने। उनके पिताजी मेरे पिताजी के बड़े परम मित्र होते थे। जिसका स्वाभिमान नहीं उसका कुछ भी नहीं। क्यों पकड़ा रहे हो गधा? अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि आप अपनी चद्दर, अपनी शाल या अपनी गदा ओम प्रकाश धनखड़ जी को पकड़ावा हो, क्यों पकड़ा रहे हो? क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? स्वाभिमान से जियो ना। मेयर है, मेयर बनने के बाद तो रोहतक की आम जनता का मेयर है, हमारा आदमी है, प्रथम नागरिक है रोहतक के। प्रथम नागरिक है रोहतक का। तो इसलिए मुझे जो महसूस हुआ मैंने कह दिया। मैं अब ये कहना चाहता हूँ, जब किसी चीफ मिनिस्टर के पास के अंदर एरोगेंस आ जाए, जब उसके स्वभाव में तब्दीली आ जाए, जब वो कटी फटी बातें करने लग जाए, तो समझ लो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। मेरी बात नोट कर लेना। आपके कहने का मतलब ये है कि भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए। दिन शुरू हो गए, मैं ये कहना चाहता हूँ। शुक्र। तो ये थे सुभाष बत्रा, बड़ी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और आज भी तमाम इश्यूज़ को लेकर, चाहे वो कांग्रेस संगठन की बात हो, चाहे प्रदेश सरकार की या केंद्र की बात हो, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष इन्होंने रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।